हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही है अभी। तो जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कभी भी निलंबित नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद कभी भी निलंबित नहीं होता है। तो जैसे आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19, 20 और 21। ठीक है, 20 और 21। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार किस में है, 3 में। मौलिक अधिकार किस में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। किस में, भाग 3 में। कहाँ से, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक। ठीक है, 36 से लेके 51 तक फिर स्टार्ट हो जाता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 में क्या है, तो 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य 36 से 51। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए। और इसको मौलिक कर्तव्य को डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देश तत्व, मैंने मौलिक कर्तव्य बोल दिया। राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, 51 के क में है। इसको कहाँ से लिया गया, रूस से। ठीक है, कितना थे, तो मूल संविधान में एक भी नहीं थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य किस में जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य किस में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह सहाय समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह सहाय समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, 10 गो। ठीक है, और फिर 84वां संविधान संशोधन 2002। तो 84वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, क्या, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, आपको पता है मौलिक अधिकार को कब, जैसे कि संसद में इस बात का जिक्र है, संविधान में इस बात का जिक्र है कि मौलिक अधिकार को संसद क्या कर सकती है, टाइम आने पे या समय से, मतलब जब भी उसको लगे ऐसा, राष्ट्रीय आपात के टाइम पे। ठीक है, राष्ट्रीय आपात इस टाइम पे क्या करेगी, मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। तो कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा, तो 20 और 21 को छोड़ के मौलिक अधिकार 12 से लेकर के जो 35 तक है उसमें सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के खत्म, मतलब और सभी निलंबित हो जाएंगे। सिर्फ निलंबित कौन सा नहीं होगा, अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होगा। ठीक है, जिसमें इसमें 2 अनुच्छेद है। ठीक है, एक है 358 अनुच्छेद 358 और एक है 359। ठीक है, तो 358 अनुच्छेद मतलब 19 के मौलिक अधिकार, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 21 एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 एकदम खत्म हो जाता है, मतलब कि ये मौलिक अधिकार हम लोग का छीन जाता है। जैसे ही ये अनुच्छेद 358 से संबंधित है। अनुच्छेद 358 में ये जिक्र है कि अनुच्छेद 19 जैसे ही आपातकाल लागू होगा ये स्वतः चालू हो जाएगा। इसका मतलब कि अनुच्छेद 19 में जैसे हम लोग कहीं घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब खत्म हो जाएगा जैसे आपातकाल चालू होगा। अनुच्छेद 59 में क्या है, और भी जितने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उनके निलंबन से रिलेटेड है अनुच्छेद 359। ठीक है, इसी में कहा गया है 359 में ही कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रपति करते हैं और 356 के तहत राज्यों में करते हैं। ठीक है, राज्यों में 356 के तहत और देश में पूरे 352 के अंतर्गत। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पे करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे। ठीक है, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे करते हैं। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इसी के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, 5 प्रकार के रिट जारी करती है। ठीक है, और अनुच्छेद, ये तो 32 हो गया। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या करती है, उच्च न्यायालय किसके तहत रिट जारी करती है, उच्च न्यायालय किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? कब से शुरू हुई? ठीक है, तो ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो पहला है 1920, दूसरा है 1928, तीसरा है 1924 और चौथा है 1960। ठीक है, तो ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो सबसे पहले ओलंपिक का इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले तो ओलंपिक की शुरुआत कब से शुरू हुआ था? 376 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? यूनान के एथेंस, यूनान में। ठीक है, 776 ईस्वी से, तो 776 ईस्वी तक खेला जाता है। ठीक है, फिर आया 394 ईस्वी में। 394 ईस्वी में रोम के राजा, रोम का एक शासक था, रोम के राजा थियोडियस के कहने पर इसको बंद कर दिया गया। कब? 394 ईस्वी में। तो 776 ईस्वी पूर्व से तो ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन 394 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर फ्रांस के एक शासक थे पियरे डी कार्बोटिन, फ्रांस के थे, शासक नहीं थे। पियरे डी कार्बोटिन की सहायता से, इन्हीं की सहायता से 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। ठीक है, ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। कहाँ पे हुए थे? सखोन नामक स्थान पे। ठीक है, सखोन नामक स्थान पे क्या हुआ? तो सखोन नामक स्थान में 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। और इसी के तहत पहला ओलंपिक 1896 में यूनान के एथेंस में खेला गया। ठीक है, यूनान के एथेंस में खेला गया। कब? 1896 में। तो पहला ओलंपिक कब खेला गया? आधुनिक ओलंपिक बोल दिया अगर, तो कब खेला गया? 1896 में। ठीक है, 1896 में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ओलंपिक ध्वज एक देख लेते हैं इसमें। तो पियरे डी कार्बोटिन के ही मदद से, मतलब इन्हीं के सुझाव पे 2013 में ओलंपिक ध्वज की स्थापना हुआ। ठीक है, ओलंपिक ध्वज का स्थापना हुआ। तो ओलंपिक ध्वज का स्थापना कब हुआ? 2013 में। इसको पहली बार शामिल कब किया गया? मतलब ओलंपिक ध्वज का पहली बार किस खेल में शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? तो ये 19 का 20 के बेल्जियम के अंदर एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक, तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। इसी ओलंपिक में पहली बार शपथ ग्रहण, ठीक है, शपथ लिया, तो शपथ ग्रहण का भी जो शुरुआत हुआ वो भी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में ही शुरू हुआ। तो ध्वज पहली बार गठन कब हुआ? 2013 में। ठीक है, अरे सॉरी 1913 में। ठीक है, थोड़ा हो जाता है मिस्टेक। तो 1913 में ओलंपिक ध्वज का गठन हुआ पियरे डी कार्बोटिन के मतलब इनके कहने पे, इनके सुझाव से। ठीक है, और पहली बार फहराया कब गया? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। और शपथ ग्रहण की भी शुरुआत 1920 के ओलंपिक में ही शुरू हुआ। ठीक है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार मशाल जलाया गया। ठीक है, तो मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुआ था? तो मशाल जलाने की प्रथा 1928 के एंटवर्प ओलंपिक में हुआ। ठीक है, तो मशाल जलाने की प्रथा कब हुआ था? तो 1928 के एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, मशाल जलाने की प्रथा 1928 के एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, ये देखिए पहली 1924 में पहली बार यहाँ शीतकालीन ओलंपिक हुआ। तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ? तो शीतकालीन ओलंपिक 1924 में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस में। कहाँ हुआ? पेरिस में। तो शीतकालीन ओलंपिक पहली बार कब हुआ? 1924 में पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये देखिए पैरा ओलंपिक, तो 1960 में पहली बार पैरा ओलंपिक
पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के रोम ओलंपिक में, ठीक है, रोम ओलंपिक से, ठीक है, रोम ओलंपिक से। और इसी रोम ओलंपिक से पहली बार टीवी पर भी प्रसारण कब से स्टार्ट हुआ? तो टीवी पर प्रसारण कब से स्टार्ट हुआ? 1960 के रोम ओलंपिक से ही, ठीक है। तो 1960 के रोम ओलंपिक से ही इसका भी शुरुआत हुआ, ठीक है। 1960 के रोम ओलंपिक से टीवी प्रसारण पे आने लगा, ठीक है। और पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ? तो पैरा ओलंपिक में कब हुआ था? 1960 के रोम ओलंपिक में। शीतकालीन कब हुआ? 1924 में। 1928 में क्या हुआ? तो मशाल जलाना प्रारंभ हुआ। 1920 में ध्वज फहराना प्रारंभ हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ देख लेते हैं। इसका जो ध्वज है उसका पृष्ठ क्या है? ध्वज का पृष्ठ क्या है? सफ़ेद है, ठीक है। तो ध्वज का पृष्ठ क्या है? सफ़ेद है, ठीक है। इसमें 5 छल्ले हैं, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले हैं। कौन कौन से? लाल, ठीक है, लाल जो रिंग है वो कलर के हैं, ठीक है। लाल का है, हरा का है, पीला का है, काला का है और एक है नीला, ठीक है, नीला का है। तो हम लोग से प्रश्न पूछता है कि ये मतलब कौन सा रंग किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लाल किसको करता है? तो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका दोनों का। कौन करेगा? दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। तो दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका का क्या करेगा? कौन? लाल जो रिंग होता है वो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। हरा किसको करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। हरा ऑस्ट्रेलिया को करता है, हरा रिंग ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा रिंग। पीला किसको करता है? तो पीला करता है एशिया को, पीला कलर एशिया को, ठीक है, पीला कलर एशिया को। और काला किसको करता है? तो सबको पता है काला अफ्रीका को, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा हुआ है, ठीक है। अब नीला किसको करता है? यूरोप को, ठीक है, नीला यूरोप को। तो नीला रंग यूरोप को, काला रंग अफ्रीका को, पीला रंग एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल दक्षिण और उत्तरी अमेरिका को, ठीक है। भारत की तरफ से पहली बार किसने भाग लिया था ओलंपिक में? तो किसने था? नॉर्मन प्रिजार्ड ने। किसने? नॉर्मन प्रिजार्ड, ठीक है, नॉर्मन प्रिजार्ड। अच्छा, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाले कौन है? व्यक्ति कौन है? वो कौन है? नॉर्मन प्रिजार्ड। तो ये पहले भारतीय थे, ठीक है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था? तो ये नॉर्मन प्रिजार्ड थे। कौन थे? नॉर्मन प्रिजार्ड, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है अभी तक ओलंपिक में? तो एक है माइकल फेल्प्स, जिन्हें गोल्डन शार्क भी कहते हैं। माइकल फेल्प्स यूएसए के हैं। माइकल फेल्प्स कहाँ के हैं? यूएसए के, ठीक है। माइकल फेल्प्स कहाँ है? यूएसए के। इन्हें गोल्डन शार्क भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। भारत की तरफ से पहली बार, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। किसने? दोराबजी टाटा, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुआ था? 1894 में, ठीक है। इसका क्या होता? भारतीय ओलंपिक का 1927 में दोराबजी टाटा ने। तो पहली बार क्वेश्चन मुझे, भारत में ओलंपिक किसने जीता था? पदक किसने जीता था, ठीक है, व्यक्तिगत पदक। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति ने। तो पहली बार के डी जाघव ने पहली बार ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि पहली बार ओलंपिक में ऐसा भारतीय बताइए जो व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीता, व्यक्तिगत में पदक जीता हो, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? के डी जाघव। अगर व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जो बोल देते कौन हो जाएगा? व्यक्तिगत में पहला स्वर्ण पदक कौन जीतेंगे? तो ये 2008 में थे, शूटिंग से थे, अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ये नाम थोड़ा सा मुझको 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ही थे, ठीक है, ये थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा थे, ये बिंद्रा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बाकी अभिनव नाम ही है उनका था, ठीक है। 2008 के ओलंपिक में जीते थे, ठीक है। और दूसरा कौन जीता था? तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने कब जीता था? 2022 में, ठीक है, हाँ 2021 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है? कौन सा शुद्ध पदार्थ है? 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है? कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, तो ए में है पीतल, बी में है जर्मन सिल्वर, सी में है कांसा, ठीक है, और डी में है CaO। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले, शुद्ध पदार्थ कौन होता है? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ उन्हें कहते हैं, शुद्ध 2 ही होते हैं, एक तो होता है यौगिक और एक होता है तत्व। ठीक है, यौगिक और तत्व। तो ये आपको पता है कि ये क्या है? मिश्रण है किसका? कॉपर और जिंक का। ये किसका है? जर्मन सिल्वर, CuSnZn। कॉपर, टीन और जिंक का ये जर्मन सिल्वर मिला है मिश्रण है। ठीक है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये कांसा किसका है? तो कांसा किसका है? कॉपर और टीन का। और ये तो देखिए ये भी किसको कहते हैं हम? ये भी ये कॉपर जिंक निकल होता है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहे थे हम, इसलिए बता दो। तो कॉपर जिंक और निकल होता है। तो शुद्ध पदार्थ कौन होता है? तत्व और यौगिक। तत्व किसको बोलते हैं? तो जितने भी आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ते हैं सबको तत्व बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? तत्व है। तत्व क्या होता है? तत्व वो होता है जो एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और यौगिक क्या होता है? जब जो 2 तत्व मिल जाते हैं ना तो उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे 2 तत्व, जैसे कि H2O है, H2O, तो हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया। तो जब ये 2 मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिल गया तो क्या बोलेंगे? इसको यौगिक बोलेंगे। और जब एक सिंगल दिखे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो भी है ये सब तत्व में आते हैं। और जैसे ही 2 तत्व मिल गया ना, 2 तत्व मिल के कोई भी पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि NaCl, ये भी यौगिक हो गया। ठीक है, NaCl हो गया, NH3 यौगिक हो गया, ये भी यौगिक हो गया। ठीक है, CaCO3, कुछ भी 2 से 3 जो भी कुछ भी मिले उसमें एलिमेंट जो भी तत्व है तो क्या हो जाएगा? वो यौगिक हो जाएगा। सिंगल में है तो वो भी क्या हो जाएगा? सिंगल में है तो वो क्या होगा? तत्व होगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो तत्व और यौगिक क्या होते हैं? तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, जबकि मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अणु किसको बोलते हैं? जैसे ये तत्व हो गया, परमाणु किसको बोलते हैं? ठीक है, तो देखिए ये एक परमाणु मतलब हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु होगा। ठीक है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मतलब जो भी है इसके हाइड्रोजन के जो भी परमाणु होंगे मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ। ठीक है, अब अणु किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हाइड्रोजन है तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 1 हाइड्रोजन है। यही H2 हो गया तो परमाणु की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। 3 हो गया तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही 2 मतलब 2 या 2 से अधिक जब परमाणु मिलते हैं तो उसको अणु बोलते हैं। जैसे कि O3 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 3 को है, तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? अणु हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं परमाणुकता पे, अणुकता पे। जैसे कि ये देखिए H2O है, तो H2O की परमाणुकता कितनी होगी? तो H2O की परमाणुकता कितना होगी? परमाणुकता मतलब होता है किसी अणु में, ठीक है, या किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणुकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि H2SO4 लिख लीजिए, एक H2SO4, तो इसमें कितना परमाणु हो गया? ठीक है, ये तो यौगिक है एक, ये भी यौगिक है। अब बोलेगा कि इसका एटोमिटी क्या है? परमाणुकता का होता है इंग्लिश एटोमिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कुछ नहीं तो क्या होगा? आपको सबको पता है 1, तो इसकी एटोमिटी या परमाणुकता कितनी होगी? 2 और 1 3। ठीक है, ऐसे कि H2SO4 है, इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? इसकी परमाणुकता मतलब अणुओं की संख्या इसकी कितनी होगी? परमाणुकता, इसकी परमाणुकता कितनी होगी? तो ये परमाणुओं की संख्या, परमाणुकता नहीं परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये क्या?
हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, तो 4 2 6 1 7। तो इसमें इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, इसका परमाणुकता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके में परमाणु की संख्या 7 हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगा। ये ऐसे होता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, अणु हो गया। और तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बने होता है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, CaO था। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वायु क्या है, वायु तो वायु एक अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, वायु क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ घुली रहती हैं या मिली रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए है हिमालय, हिमालय, बी में है अरावली, सी में है विंध्य पर्वत, और डी में है सतपुरा। सुनना है कि कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, पर्वत 3 होते हैं। ठीक है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक तो होता है ब्लॉक पर्वत, एक ब्लॉक पर्वत होता है, एक अवशिष्ट पर्वत होता है। ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, और एक होता है नवीन मुर्दार पर्वत या वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत याद रखिए। ठीक है, वलित पर्वत। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक पर्वत कौन कौन होता है, तो ब्लॉक पर्वत की मतलब कि जैसे कि ये पर्वत हो गया ना, समझिए कि ऐसा अगर ऐसा कुछ चोटी हो गया। ठीक है, तो क्या होता है ना कि इसका अगर बीच का ये भाग धंस जाए, ये वाला अगर धंस जाए नीचे की तरफ, जैसे सोचिए ना ऐसे कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, ऊंची चोटियाँ है, तो जब चोटियाँ नीचे की तरफ धंस जाती है, बीच वाली जो चोटी नीचे की तरफ जो धंस जाती है ना, बीच में नीचे की तरफ धंस जाती है, तो साइड साइड क्या होता है, पर्वत उठे रहते हैं और बीच में धंस गया रहता है, उसी को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो हम लोग को ये प्रश्न में एग्जाम्पल दे देता है, बोलता है कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मन, वासजेस एक है, वासजेस पर्वत कहाँ है, तो ये फ्रांस में है। ठीक है, वासजेस फ्रांस में है, इसको हटा देते हैं, वासजेस फ्रांस में है। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट पूछने वाला ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट ये क्या है, जर्मनी का है। ब्लैक फॉरेस्ट ये क्या है, जर्मनी का है। ठीक है, तीसरा है सॉल्ट रेंज, तो सॉल्ट रेंज कहाँ है, सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। ये भी क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, चौथा है सियरा तथा नेवेदा, ये कहाँ है, यूएसए में। सियरा नेवेदा कहाँ है, यूएसए में, 5 नंबर है। सियरा नेवेदा यूएसए में 5 नंबर है। विंध्य और सतपुरा, विंध्य तथा सतपुरा, ये कहाँ है, अपने भारत में है। ठीक है, भारत में है, तो ये कहाँ हो जाएगा, भारत में। ठीक है, तो ब्लैक पर्वत के कौन कौन है, ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन कौन है, वासजेस पर्वत फ्रांस का है, ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, सियरा नेवेदा यूएसए में ब्लैक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और विंध्य तथा सतपुरा, मतलब विंध्याचल तथा सतपुरा की पहाड़ी जो भारत में, ये सब क्या है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो इतना मतलब काफ़ी है ब्लॉक पर्वत से। अब आपको पूछ देगा सियरा नेवेदा या सॉल्ट रेंज पाकिस्तान किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये ब्लैक पर्वत का या ब्लॉक पर्वत का है। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरा, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन कौन है, और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन कौन है। तो पहला तो है यहाँ पे सियरा, तो ये कहाँ है, स्पेन में है। ठीक है, सियरा स्पेन में है। दूसरा है यहाँ पे गैसा एवं बूटे, गैसा तथा बूटे कहाँ है, यूएसए का है। ठीक है, तो यूएसए का गैसा एवं बूटा है। ठीक है,
ये किसका है, अवशिष्ट का। और एक है अरावली, अपने यहाँ का अरावली। अरावली का है, अरावली अवशिष्ट पर्वत का है, तो भारत का। ठीक है, तो देखिए सेहरा कहाँ का है, ठीक है, ये सियारा है, ठीक है, क्योंकि ये सेहरा है। तो सेहरा स्पेन का है, कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। गैसा तथा बूटे यूएसए के हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अवशिष्ट सबसे पुराने पर्वत हैं, ठीक है, सबसे पुराने जो पर्वत है, मतलब जो कि धंस फंस गए हैं, धंस एकदम धंसा वसा हुआ है, एकदम उसका अपक्षयन हो गया, ठीक है, वही क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो सियरा स्पेन का, गैसा बूटे यूएसए का और अरावली भारत का, ये किसके उदाहरण है, तो ये अवशिष्ट के उदाहरण है। तो इसका सही उदाहरण आंसर क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब बलित पर्वत का देख लेते हैं। ठीक है, एक बच गया और बलित पर्वत, ठीक है, बलित पर्वत तो बलित पर्वत का उदाहरण, आज से बलित पर्वत का निर्माण कब, आज से कितना साल पहले, 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, ये सबसे नई है, ठीक है, सबसे नई पर्वत है। ठीक है, तो सबसे नया पर्वत कौन सा है, बलित पर्वत है, और 30 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, देखिए जितनी भी लंबी श्रेणियाँ, विश्व की सभी लंबी श्रेणियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। इससे कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले तो हिमालय ही हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, तो हिमालय हो जाएगा एशिया में, तो हिमालय का एशिया, ठीक है, हिमालय का एशिया। दक्षिण अफ्रीका का ये हो गया, और हो गया एंडीज क्या, कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का, एंडीज बलित पर्वत ही है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, माउंट मैकिनले ये कहाँ का है, यूएसए का है, ये भी नवीन वरदान पर्वत है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस ये क्या है, रूस में है, ये भी नवीन मोरदार पर्वत का है। ठीक है, सॉल्ट रेंज, और कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाए थे, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये है। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये हो गया। और अफ्रीका का किलीमंजारो ये अफ्रीका में है, ये भी क्या है, नवीन मुर्दार पर्वत है। ये सभी किसके उदाहरण है, नवीन। एक लीजिए एटलस, माउंट एटलस कहाँ है, ये अफ्रीका में है, ये भी माउंट एटलस भी क्या है, अफ्रीका में है। ठीक है, ये सभी नवीन मुर्दार पर्वत के उदाहरण है। तो नवीन मुर्दार पर्वत के कौन कौन उदाहरण है, ये सभी नवीन मुर्दार पर्वत के उदाहरण, अवशिष्ट के बता दिया मैंने, और ब्लॉक का भी बता दिया। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है। तो ए में है पीके थुंगन समिति, ठीक है। बी में है एलएम सिंधवी, ठीक है। सी में है जेके भी राव, और डी में है संथानम समिति। तो इसमें चुनना है कौन सा पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है, ठीक है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा नहीं है, तो सबसे पंचायती राज का हम देख लेते हैं किस अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है, ठीक है। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो स्थानीय स्वशासन को क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड
कौन है? रिपन है। कौन है? रिपन, रिपन। ठीक है। प्राचीन भारत में सबसे पहले इस कहाँ देखने को मिलता है? प्राचीन भारत में तो चोल काल में। प्राचीन भारत में सबसे पहले ये पंचायती राज कहाँ देखने को? चोल काल में। कहाँ? चोल काल में देखने को मिलता है। ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है? 243 क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। कौन? 243। ठीक है। तो पंचायती राज से 243 संबंधित है। ठीक है। इसके लिए समितियाँ कौन कौन है? तो सबसे पहले है बलवंत राय। ठीक है, बलवंत राय। ठीक है, बलवंत राय। ठीक है। ये त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय। ठीक है यार, हाँ 3 स्तरीय लिखिए ना, 3 स्तरीय। ठीक है। कब? 1957। ठीक है, 1957 में आया था। ठीक है। दूसरा है अशोक मेहता। सबको पता है ये भी, अशोक मेहता। अशोक मेहता कब आया था? तो अशोक मेहता द्विस्तरीय। ठीक है, 2 स्तरीय। ये कब दिया था? 1977 में। ठीक है, 1977 में। तीसरा है, हाँ तीसरा लिखिए, हाँ जे.के. भी राव। यही पंचायत से संबंधित है। और कौन है? जे.के. भी राव हो गया। और एल.एम. सिंधवी पंचायती राज से हो गए। और कौन हो गए? तारकुंडे, ये भी पंचायती राज से हो गए। और कौन हो गया? एक तारकुंडे हो गया। और कौन हो गया? तो तारकुंडे समिति पंचायती राज से हो गए। और कौन हो गया? एक पी.के. थुंगन। ठीक है, पी.के. थुंगन, ये भी पंचायती राज से हो गए। ठीक है। और कौन है? तो इतने मतलब इतने ही। अगर बलवंत राय, अशोक राय, जे.के. भी राव, एल.एम. सिंधवी, तारकुंडे और पी.के. थुंगन समिति, ये सब किस समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। तो ये सभी किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथानम समिति। ठीक है। संथानम समिति की स्थापना कब हुआ था? तो संथानम समिति के आधार पर सतर्कता आयुक्त का। ठीक है, सतर्कता आयुक्त, ये किसे? सतर्कता आयुक्त से संबंधित है। तो संथानम समिति कब आया था? 1964 में। 1964 में आया। इसी के तहत सतर्कता आयुक्त का गठन हुआ। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष। 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। तो सतर्कता आयुक्त, संथानम समिति, सतर्कता आयुक्त 1964 में आया था। और इस सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 11 में है। ठीक है, अनुसूची 11 में है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज से वर्णन है। ठीक है। कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन, ये CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब? 1992 में। ठीक है। और 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, 1992 में हुआ। ये किससे है? नगरीय स्वशासन से। ठीक है, या नगर पालिका से, नगर प्रशासन। ठीक है, नगर प्रशासन। अनुसूची 11 में कितना विषय है? टोटल 29 है। और इसमें 12 में कितना है? टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 18। तो 12 में टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 18। और इसमें कितना है? 12 में 18 है। और 11 में कितना है? विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। अगर पंचायतों को भारत में महिलाओं में कितना, बिहार के महिलाओं में कितना % आरक्षण है? 50% आरक्षण। कितना है? 50% आरक्षण है। अगर कोई पंचायत का सदस्य देता है त्यागपत्र, मुखिया को देता है, जैसे कि वार्ड सदस्य हो गए, सरपंच जी लोग हो गए, तो कितना दिन के बाद प्रभावी माना जाएगा? तो कितना दिन के बाद प्रभावी माना जाता है? कितना दिन के बाद? 7 दिन के बाद। मतलब आज आप दे दिए तो 7 दिन के बाद ये प्रभावी हो जाएगा, मतलब 7 दिन के बाद आप हट जाइएगा। ठीक है। तो पंचायती राज के चुनाव लड़ने की आयु क्या? पहले देख लेते हैं पंचायत से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, 283 में पंचायत का वर्णन है। ठीक है। अब 283 के A, B, C, D, E, ठीक है, F, जो भी है, ऐसे करके थोड़ा देख लेते हैं। तो ए में क्या है? ये तो पंचायत है। 283 में क्या है? पंचायत का वर्णन है। ठीक है। ए में क्या है? ग्राम सभा। तीसरा में है गठन, तो पंचायत का गठन का वर्णन 243 के बी में। तीसरा में क्या है? संरचना है। चौथा में क्या है? आरक्षण। ठीक है, आरक्षण। पाँचवा में क्या है? योग्यता। ठीक है। और छठवां में क्या है? अवधि। ठीक है, अवधि। ठीक है। तो 5 साल के लिए होता है अवधि। योग्यता क्या होता है? 21 साल तक पूरा होना चाहिए। ठीक है, 21 साल पूरा होना चाहिए। मतलब कोई भी हो, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि हमको अगर पंचायत राज का सदस्य बनना है, ठीक है, या इलेक्शन लड़ना है, तो कितना साल एज होना चाहिए मेरा? मैक्सिमम 21 साल होना चाहिए। ठीक है, 21 साल के हो तभी वोट लड़ सकते हो, मतलब लड़ सकते हो। बाकी वोट देने के लिए तो कितना है? वोट देने का अधिकार कितना?
उसका एज कितना है 18 साल है, ठीक है। अवधि कितना होता है तो 5 साल होता है। अगर बीच में कभी विघटन कर दिया गया इसका तो फिर शेष समय के लिए इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। ग्राम सभा गठन संरचना आरक्षण अवधि योग्यता, ठीक है। इतना में 9 में क्या है तो वित्त है, मतलब आई में इसमें क्या है वित्त का वर्णन है, वित्त आयोग वित्त का वर्णन है, ठीक है। के में क्या है निर्वाचन है, के में क्या है निर्वाचन, ठीक है। के में निर्वाचन और लास्ट है ओ में क्या है तो न्यायालयों का हस्तक्षेप, ठीक है। न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन है, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, न्यायालय का हस्तक्षेप, ठीक है, ओ में है, ठीक है। तो ये पंचायती राज से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, इसको मैंने बता दिया। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नयनारों की संख्या कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नयनारों की संख्या कितनी है, कितनी थी है अभी कहाँ है, नयनारों की संख्या, ठीक है। नयनारों की संख्या कितनी थी, ठीक है। ए में है 12, बी में है 13, सी में है 63 और डी में है 64, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नयनार और अलवार क्या थे। तो सबसे पहले आपको पता है कि नयनार और अलवार, तो ठीक है। नयनार किसके भक्त थे तो भगवान शिव के थे और शैव धर्म को मानते थे। और अलवार किनके थे तो अलवार विष्णु धर्म के थे और भगवान विष्णु को मानते थे। तो अलवारों की संख्या कितनी थी तो अलवारों की संख्या थी 12, ठीक है। तो अलवारों की संख्या कितनी थी, अलवारों की संख्या कितनी थी तो अलवारों की संख्या थी 12, अलवारों की संख्या कितनी थी 12, ठीक है। और नयनारों की संख्या कितनी थी 63, ठीक है। तो नयनारों की संख्या कितनी थी, नयनारों की संख्या 63 थी, ठीक है। ये शैव धर्म से, ठीक है, नयनार शैव धर्म से और ये वैष्णव धर्म से, ठीक है, वैष्णव धर्म से, ठीक, वैष्णव धर्म से, ठीक है। और यहाँ पे शैव धर्म से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। सर्वप्रथम लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है, लिंग पूजा का वर्णन तो ये तो एक सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, ठीक है। और एक मत्स्य पुराण में, ठीक है, मत्स्य पुराण, ऐसे लेगा मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण में, ठीक है, मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय इससे संबंधित है, पाशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। तीन है इसमें, ठीक है, पाशुपत और एक है कपालिक संप्रदाय और एक है वीरशैव संप्रदाय। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, ये पूछ लेता है कौन कौन इसका स्थापना किया था, वीरशैव संप्रदाय, ठीक है, वीरशैव संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो पाशुपत संप्रदाय कौन थे, लकुलिश, संस्थापक कौन थे, लकुलिश। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है कि इनको लकुलिश को। कपाली के कौन है, भैरव कौन है, कपाली संप्रदाय के संस्थापक कौन है, भैरव। और वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक कौन है, अलय प्रभु, कौन है, अलय प्रभु, ठीक है, अलय प्रभु। तो कपाली संप्रदाय के कौन है, भैरव, पाशुपत संप्रदाय के लकुलिश और वीरशैव संप्रदाय कौन है, अलय प्रभु। नयनारों की संख्या कितनी थी 63, अलवारों की संख्या कितनी थी 12। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है नयनार और अलवार में, तो मैं यहाँ पे बता दें। देखिए भगवान शिव क्या थी, यहाँ पे तीसरी आँख थी, तो आँख से क्या होगा, नयन, एक ज़्यादा नयन था इनका, इसलिए समझिए कि नयन ज़्यादा था तो शंकर भगवान से संबंधित है। संख्या कितनी थी 63 और इनकी की संख्या कितनी थी, अलवारों की 12 संख्या थी, ठीक है। ये शैव धर्म से संबंधित जो संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय, लकुलिश, कपालिक, भैरव और वीरशैव के अलय प्रभु, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और संप्रदाय देख लेते हैं, ठीक है। द्वैतवाद, ठीक है, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग लाइन से लिख लीजिएगा तो फिर सही हो जाएगा। द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद के कौन से, माधवाचार्य कहते हैं द्वैतवाद का, ठीक है। अब लिखिए पहले आप लिख ले अद्वैतवाद, एक लाइन से रहेगा तो सही रहेगा, अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद तो इसके कौन थे, शंकराचार्य, कौन थे, शंकराचार्य, अद्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद माधवाचार्य, ठीक है। अब द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के कौन थे, तो द्वैतवाद कौन थे, निम्काचार्य, कौन थे, निम्काचार्य द्वैतवाद, ठीक है। अब आएगा विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे, रामानुज, क्या थे, रामानुज, ठीक
ठीक है, अर्थात शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ठीक है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पारसी, इन लोग का पवित्र ग्रंथ कौन है? जिंदा अवेस्ता, ठीक है, जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता किसका है? पारसियों का है, ठीक है। यह तोराह किसका है? तोराह, तोराह क्या है? यहूदी का, यहूदियों का, यहूदियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तोराह है, ठीक है, यहूदियों का तोराह है। और ईसाई का क्या है? बाइबिल। ईसाइयों का क्या है? ईसाइयों का बाइबिल है, ईसाइयों का बाइबिल है, ठीक है। ईसाइयों का क्या है? बाइबिल। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र। कौन थे? जरथुस्त्र। ईसाई धर्म के कौन थे? ईसा मसीह। और तोराह के कौन थे? यहूदियों का कौन थे? अब्राहम। कौन थे? अब्राहम, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे। और मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम धर्म के कौन थे? मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद साहब पैगंबर थे, ठीक है। इनका थोड़ा सा कहानी बता देना। इनका जन्म कब हुआ था? पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, ठीक है। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम क्या था? माता का नाम अमीना, ठीक है। पिता का अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। इससे प्रश्न आता है, इसीलिए थोड़ा मुस्लिम धर्म को समझ सकते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईसा पूर्व में। हीरा नामक एक मक्का में हीरा नामक एक गुफा है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब द्वारा 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हिजरी संबंध, ठीक है। तो हिजरी संबंध के बाद 622 में इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका शादी किन से हुआ था? तो एक खजीदा नामक एक विधवा वाइफ लड़की महिला थी, उनसे इनका शादी हुआ था, ठीक है। इनकी ठीक है हुआ था। और इनको कुरान किन्होंने दिया था? जिब्रील ने अरबी भाषा में मोहम्मद साहब को कुरान दिया था, ठीक है। अब मोहम्मद के जो अधिकारी थे वो कहलाते थे खलीफा। ये खलीफा 1924 तक बना रहा है, ठीक है, 1924 तक बना रहा। और इसको अंग्रेजों ने इसको ख़त्म कर दिया था, जिसके विरुद्ध में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ। और खिलाफत आंदोलन पूरे विश्व में हुआ, जो कि अपने यहाँ इंडिया में भी हुआ, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके संस्थापक थे, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत समिति की स्थापना कब हुआ था? मार्च 1919 में, ठीक है। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्षता किसने किया था? नवंबर 1924 में, नवंबर 1919 से महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा थी केरल के मलाबार तट में जो मोकला विद्रोह हुआ था अली मुसलियान ने, वो भी खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी, ठीक है। तो ये कब हुआ था? खलीफा पद ये इनके जो अधिकारी थे ना, उत्तराधिकारी मोहम्मद पैगंबर के, तो इनके उत्तराधिकारी जब कब खत्म हुए थे? मतलब जो भी इनके उत्तराधिकारी होते वो खलीफा होते थे। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने इन खलीफा से ये लिया, सुल्तान की पदवी धारण की, ऐसे ऐसे करके, तो ये खलीफा होते थे, ठीक है। पूरे मतलब विश्व में जितने मुस्लिम हैं उनको एक गुरु मानते थे 1924 तक, ठीक है। अपना सब मतलब उत्तराधिकारी मानते थे मोहम्मद पैगंबर का। लेकिन 1924 में इसको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया था, 1924 के पहले ही। लेकिन लास्ट में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो अमेरिका के तुर्की के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये सब इस धर्म से संबंधित जो भी थे वो थोड़ा मैंने बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खो खो प्लेयर की संख्या कितनी होती है? खो खो में खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। कितनी होती है, ठीक है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? मैंने सब पोर्शन से लगभग प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो देखिए खो खो में ऑप्शन ए में है 9, बी में है 7, सी में है 6 और डी में है 5, ठीक है। यहाँ से हम शुरू से ही देख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, ठीक है, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 प्लेयर होते हैं, ठीक है। आवाज़ पोलो में कितना होता है? पोलो में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? 4। और वाटर पोलो, ठीक है, तथा कबड्डी, वाटर पोलो और कबड्डी, ठीक है, इनमें 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है, इनमें 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। फिर वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? 6।
आता है फिर बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो बास्केटबॉल में होता है 5, ठीक है। और फिर आता है जिम्नास्ट, ठीक है, जिम्नास्ट। जिम्नास्ट में कितने होते हैं? 8। फिर आता है खो खो, खो खो तथा बेसबॉल, खो खो और बेसबॉल, इन दोनों में प्लेयर कितने होते हैं? 9, ठीक है। खो खो और बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। पूरे 4, वाटर पोलो 7, कबड्डी में भी 7, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, जिम्नास्ट 8, खो खो और बेसबॉल में 9 होते हैं, ठीक है। और कितना आते हैं? हॉकी, ठीक है, फुटबॉल तथा क्रिकेट, इनमें कितने होते हैं? इन तीनों में कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब है रग्बी फुटबॉल, ठीक है, रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? इसमें होते हैं 15, ठीक है। लगभग सब कुछ हो गया इसमें, इससे ज़्यादा तो पूछता भी नहीं है। पोलो 4, वाटर पोलो, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल, जिम्नास्ट में, खो खो बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 और हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ ट्रॉफी देख लेते हैं, ठीक है, कुछ कौन ट्रॉफी किसके संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले हॉकी से देख लेते हैं, हॉकी से कौन कौन? आगा खान कप, ठीक है। तो आगा खान कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है। हॉकी से आगा खान और कौन हो जाएगा? ठीक, जब पढ़ाने का टाइम आता है तो फिर याद भी नहीं आता है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह, ये किसे? हॉकी से, ठीक है। फुटबॉल से कौन कौन है? फुटबॉल से कौन है? सुब्रोतो कप, ठीक है, मर्डेका, सुब्रोतो कप, मर्डेका कप, ठीक है। और फिर अब किससे? बैडमिंटन से देख लेते हैं, थोड़ा बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन से कौन कौन है? सुधीरमन कप, ठीक है, उबेर कप, अमृद्धिमान कप, रहीमपुल्ला कप, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे लेटा हुआ ग्रह है। मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा बोलता हूँ, वो तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, ठीक है। तो पहला है अरुण, दूसरा है वरुण, ठीक है, तीसरा है बुध और चौथा है शुक्र, ठीक है। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं सूर्य से बढ़ता हुआ दूरी के आकार पे, ठीक है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के आकार पे। तो सबसे पहले कौन होता है? बुध, बढ़ते हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, शनि, फिर आ जाएगा अरुण, फिर आ जाएगा वरुण। तो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी पे कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इन्हें यहाँ से, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह इन्हें बोलते हैं। और इनको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य या जोबियन ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाह्य ग्रह किनको बोलते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य, मतलब बाह्य भाई। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ मंगल और बृहस्पति, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मंगल और ये याद रखिए, मंगल और बृहस्पति, इनके बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी किनके मध्य पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य, ठीक है, ठीक है। आते हैं, ये हो गया सबसे, मतलब घूर्णन काल सबसे ज़्यादा किसका होता है? घूर्णन काल सबसे
ज़्यादा, और यहाँ पे हम एक फर्स्ट और लास्ट को लिखते जाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा और घूर्णन काल सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। तो घूर्णन काल और परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल तो परिक्रमा करना, और घूर्णन काल मतलब ये घूम के आना, ठीक है। तो घूर्णन काल सबसे ज़्यादा किसका होता है? शुक्र का, ठीक है। शुक्र का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम किसका होता है? बृहस्पति का। बृहस्पति 10 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब अपने धुरी पे एक चक्कर, घूर्णन काल, ठीक है, घूर्णन काल, ठीक है। तो बृहस्पति सबसे कम समय में अपने एक चक्कर मार लेता है, ठीक है। जबकि शुक्र को सबसे ज़्यादा लगता है टाइम, ठीक है। सबसे लेटा हुआ ग्रह ये देखते हैं आप, घूर्णन काल, परिक्रमण काल के आधार पर, परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा किसका होता है? और परिक्रमण काल सबसे कम किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो कौन होगा दूर? सबसे ज़्यादा दूर कौन है? वरुण। और सबसे कौन है? बुध है, ठीक है। बुध है, क्या है? सबसे नज़दीक है, ठीक है। उपग्रह किसके नहीं है? उपग्रह किसका नहीं है? उपग्रह किस ग्रह का नहीं है? शुक्र और बुध का। शुक्र तथा बुध का उपग्रह कोई नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड। क्या? गैनेमिड सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। सबसे छोटा कौन सा उपग्रह है? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिवोस का है। डिवोस किसका है? मंगल का है। किसका है? मंगल का है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ये तो होगा सबसे ज़्यादा लेटा हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व, ऐसे देख लो, सबसे ज़्यादा घनत्व और सबसे कम घनत्व, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है और शनि का सबसे कम है। जैसे कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है, मतलब कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है, और शनि का घनत्व इतना है कि इसको तो पानी में डाल देंगे तो तैरने लगेगा, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है। तो आप देखते हैं सबसे लेटा हुआ, ठीक है, लेटा हुआ अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा लेटा हुआ, अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा लेटा हुआ, और अपने अक्ष पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखना सबसे कम लेटा हुआ। तो सबसे ज़्यादा लेटा कौन है? अरुण ग्रह, ठीक है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा, अरुण ग्रह। और सबसे कम कौन लेटा हुआ है? शुक्र ग्रह। तो सबसे कम कौन लेटा है अपने ग्रह पे? शुक्र। सबसे कम कौन लेटा हुआ है? शुक्र। और सबसे ज़्यादा कौन लेटा हुआ है? अरुण ग्रह, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा, ठीक है। पहले कितना था? ग्रहों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में ग्रहों से? अब पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ग्रहों का गति किसने खोजा? ग्रहों का गति केपलर ने। किसने? केपलर ने, ठीक है। किसने? केपलर ने। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रह की संख्या कितनी है? 8। कितनी संख्या है? 8। पहले कितना था? पहले 9 था, यम भी था, लेकिन फिर क्या हुआ? अगस्त 2006 में यम को ग्रह की अनुसूची से हटा गया। कब हटाया गया था? यम को कब हटाया गया? अगस्त 2006, ठीक है, अगस्त 2006 में, ठीक है। यम को कब हटाया गया? उपग्रह की सूची से अगस्त 2006 में, ठीक है। देखिए कुछ देख लेते हैं खोज का, जैसे शनि ग्रह का खोज, शनि का खोज, ठीक है। अरुण, ठीक है, अरुण का खोज, वरुण का खोज, और फिर यम का खोज। प्राचीन काल में इससे पहले के जैसे बृहस्पति तक के ग्रह को खोजा जा चुका था, ठीक है, लेकिन बाद में इन चारों ग्रह का भी खोजा था। शनि का खोज 1665 में किसने? क्रिश्चियन हाइजोन ने। किसने? क्रिश्चियन हाइजोन, ठीक है। तो क्रिश्चियन हाइजोन हो गए कब? 1665, ठीक है। अरुण ग्रह का 1781 में किसने? विलियम हर्शेल। किसने? विलियम हर्शेल कब? 1781। विलियम हर्शेल 1781 में। और वरुण ग्रह का 1846 में, ठीक है, 1846 में जॉन गाले ने। किसने? जॉन गाले ने, ठीक है, 1846 में। और यम का 1930 में क्लॉड टोमो ने, ठीक है, क्लॉड टोमो ने, ठीक है। तो इन ग्रहों का खोज कौन कौन किया था? तो कौन कौन किया था? शनि ग्रह क्रिश्चियन ने 1665, अरुण ग्रह का 1781 में विलियम हर्शेल, और वरुण का 1846 में जॉन गाले, और यम का 1930 में क्लॉड टोमो ने खोज किया था, ठीक है। इतना हो गया।
अब इसमें कुछ और देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? सबसे ज़्यादा द्रव्यमान, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, इसे देवताओं का भी ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह, देवताओं का ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। और इसका सतह क्या है? ठोस नहीं है। इसका सतह अभी ठोस नहीं है, ठोस नहीं है। ठीक है, किसका? बृहस्पति का। ठीक है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमेड है, इसी का उपग्रह है। ठीक है, किसका? बृहस्पति का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान इसका है। और सबसे कम द्रव्यमान किसका है? सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। किसका? बुध का। सबसे कम द्रव्यमान, सबसे कम द्रव्यमान किसका है? तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है? सूर्य से सबसे नज़दीक, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है? सबसे नज़दीक कौन है? सबसे नज़दीक कौन है? बुध। और सबसे दूर कौन है? सूर्य से सबसे दूर कौन है? सबसे दूर कौन है? सबसे दूर कौन सा है? वरुण। कौन है? वरुण। ठीक है, वरुण सबसे दूर है। ठीक है, और देख लेते हैं। वरुण सबसे दूर है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन है? ये कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र। इसे पृथ्वी की भगिनी, इसे पृथ्वी की भगिनी तथा सांझ एवं तथा भोर का, सांझ एवं शाम तथा भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रह से इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, और बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगर और है तो। प्रश्न तो अभी इसमें नहीं बचे, फिर भी हम देखते हैं। और कुछ मतलब मैं लिखा हूँ जितना, उतना तो प्रश्न खत्म हो गया, ज़्यादा लिखा नहीं था। फिर भी देख रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको करा दूँ कहें तो। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न अभी याद ही नहीं आ रहा है कौन सा प्रश्न कराऊँ। मुझे मतलब पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं 2 मिनट आप लोग सुनिएगा बस। पता तो कि पूरा क्लास कोई नहीं देखता है, और व्यूज़ भी तो काफ़ी कम आ रहा है, 100-200 आ रहे हैं। फिर भी मैं मेहनत तो हमेशा जारी रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा जारी रहे, किसी भी दिन ना बंद करूँ। और कभी कभी मैं बीच में फंस जाता हूँ। ठीक है, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और थोड़ा सा अभी पढ़ाए हुए पढ़ाते हुए कितना दिन हुआ ही, तो बीच में थोड़ा सा फंस जाते हैं। हाँ, लेकिन गलत नहीं बताएंगे। अगर कोई गलत होगा तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हो जाती है, ह्यूमन माइंड है, हो ही सकता है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें। हिम्मत कभी कभी टूटने लगता है कि यार व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, क्या ही पढ़ाने से फ़ायदा। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप लोग ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, मुझे भी पता है कि अभी डिजिटल ज़माना है, तो सभी लोग क्यों मेरे पास पढ़ना चाहेंगे, मुझको क्यों देखेंगे लोग। मैं तो सड़ा गला एक बोर्ड है, बस नॉर्मल सा वैसे बस पढ़ाता हूँ। जल्दी जल्दी मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, कैसा समझ में नहीं है तो मैं इसीलिए लिखता हूँ कि थोड़ा कम समय में ज़्यादा दे सकूँ। अब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ तो मैं तो बोल तो रहा हूँ ना भाई, मैं बोल दूँगा तो आप तो लिख ही सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाउट वाले प्रश्न हैं या ये सब मैं क्यों कराऊँ, तो आपका रिवीजन होते रहे। जैसे कि बोलने से क्या होता है, बोलने के बाद कोई आदमी सुनता है ना, वो तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, और साथ में ये भी कराना कि मेरा भी रिवीजन तो हो रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी हो रहा है। तो टाइम भले ही 1 घंटे जैसे पढ़ाने में टाइम लगता है, फिर इसको सेटअप भी करना होता है, एडिट में थोड़ा सा, एडिट नहीं मतलब वही अपलोड करने में समय लगता है। थोड़ा सा आप लोग ज़रूर हेल्प करें, या मतलब हेल्प क्या, वही है हेल्प कैसे कर सकते हैं आप, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, वीडियो बंद नहीं रहेगा। और 10 ही प्रश्न में, 9 ही प्रश्न में तो काफ़ी 1 घंटे लगभग लग जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे माइंड में आता है मैं लिख देता हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसी से पढ़ाऊँगा, मुझे जो आए कंपटीशन की दुनिया, जो आ वो लिख दो, अगला वाला को फ़ायदा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।